हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो एमपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के एग्ज़ाम में जो आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों की सीरीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम हिंदी के 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो ये चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न। और प्रश्न रहे ये: रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। नई कविता की विशेषताएं लिखिए। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। शीतल वाणी में आज के होने का क्या अभिप्राय है? नाटक के तत्व लिखिए। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर लिखिए। भक्तेन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? ये थे 10 के 10 क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, इस काल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। दरबारी कवि से तात्पर्य है राजा महाराजाओं के यहाँ पर ये दरबार में काम करते थे। ये सभी कवि राज दरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करना उनका प्रमुख कार्य था। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवि श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना करते थे। श्रृंगार के दोनों पक्षों का प्रयोग इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। संयोग के साथ साथ वियोग का भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये था क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। तो नाटक और एकांकी में दो अंतर आपके सामने ये रहे, एक साइड नाटक और एक साइड एकांकी। नाटक जो है इसका आकार बड़ा होता है और एकांकी का आकार छोटा होता है। दूसरा है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी की डेफिनेशन भी हम लोग लिखते हैं कि एक अंक वाली रचना को एकांकी कहते हैं। नाटक सम्राट कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखना है। तो इसका आंसर है, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये तीन भेद रचना के आधार पर होते हैं। अगला प्रश्न, नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, नई कविता की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, प्रयोगों में नवीनता। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग किए हैं, अतः इनकी रचनाओं में क्या है? प्रयोगों में नवीनता है। दूसरा विशेषता, क्षणवाद को महत्व। इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षणों के महत्व को माना है, अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में क्षणवाद को महत्व दिया है। क्लियर हो गया? नई कविता का समय आप सब लोगों को पता होगा, 1950 से लेकर के आज तक। क्लियर? देखिए, आप लोगों से आगे चल करके ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नई कविता की विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। तो पूरा का पूरा पद्य साहित्य हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख ले और उसके बाद इन क्वेश्चनों का अध्ययन करे। अगला प्रश्न है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? देखिए, ये दो शब्द आए हैं, अंधड़ और बीज क्या, लेकिन इनका हमें संबंध बताना है किससे? रचना के। इसका आंसर है, उमाशंकर जोशी द्वारा लिखित कविता छोटा मेरा खेत के संदर्भ में अंधड़। अंधड़ का अर्थ है भावनात्मक आवेग की आंधी। किसकी आंधी? भावनात्मक आवेग की आंधी। और बीज जो है, बीज का अर्थ है विचार एवं अभिव्यक्ति। तो ये प्रतीक हैं। क्लियर हो गया? कवि का मानना है कि भावनात्मक आवेग से कवि के मन में एक विचार उत्पन्न होता है। उस विचार में कल्पना की उड़ान भर करके कवि एक काव्य रचना का सृजन करता है। तो कविता के संदर्भ में जो अंधड़ है वो भावनात्मक आवेग की आंधी है और बीज जो है विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रतीक है। अगर आप इतना बस लिख देते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखना है। तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, प्रगतिवादी कविता में दीनहीन श्रमिक तथा पद दलित मानवों का सजीव चित्रण किया गया है। और दूसरी विशेषता है, प्रगतिवादी कविता में मजदूरों के प्रति जो शोषण हो रहा है उसका विद्रोह किया गया है। क्लियर हो गया? तो देखिए, जैसे इसको नॉर्मल तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि शोषण का विरोध, और दूसरा क्या है? दीनहीन श्रमिकों पर मानवों का सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, शीतल वाणी में आग से अभिप्राय है कि जहाँ एक ओर कवि अपने गीतों एवं रचनाओं का पाठ करता है
तो उसकी वाणी सुनने वाले को अत्यंत कोमल और मीठी लगती है, जिससे लोगों को शीतलता प्राप्त होती है, किंतु वास्तव में उसके गीतों में उसका विद्रोही स्वर छुपा हुआ है। ऐसे में उसकी जो वाणी होती है वो बाहर तो इससे तो शीतल है, लेकिन अंदर ही अंदर आग को समेटे हुए है। कहने का मतलब ये है कि जो कवि कहते हैं वो अपनी अंतरात्मा से तो कहते हैं, लेकिन अंतरात्मा में बहुत दुख छिपा हुआ है। वो अपने मन के विचारों को इस सरल भाव से कहते हैं कि लोगों को वो क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो उनकी वाणी क्या है, शीतल है, ठीक है, लेकिन उनके अंतरात्मा से क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, आग को समेटे हुए है। अगला प्रश्न आ जाता है 8वां, नाटक के तत्व लिखिए। तो हम आप लोगों को कपास दे भाऊ नामक एक ट्रिक से 6 तत्व याद करवाए थे, और वहाँ बोला था कि नाटक में एक तत्व और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और वो होता है क्या, अभिनेता। चलिए, तो इसके तत्व कितने हैं, निम्न है: कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनेता, देश काल व वातावरण, और ये उद्देश्य। तो ये 7 के 7 नाटक के तत्व हैं। अगला प्रश्न 9वें नंबर का, संस्मरण व रेखा चित्र में अंतर लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, एक साइड लिखा संस्मरण और एक साइड रेखा चित्र। तो संस्मरण जो होता है यह किसी घटना पर आधारित होता है, और जो रेखा चित्र होता है यह किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक होती है, और रेखा चित्र जो होता है इसकी शैली चित्रात्मक होती है। तीसरा अंतर है, जो संस्मरण होता है वह वास्तविक होता है, और रेखा चित्र जो होता है वह वास्तविक व काल्पनिक दोनों प्रकार का हो सकता है। आई बात समझ में? चलिए, तो देखिए, पूछा जा सकता है कभी कभार विकल्प में कि रेखा चित्र की जो शैली है वो क्या है, किस प्रकार से होती है, तो आप बताएंगे चित्रात्मक। क्लियर? अगला प्रश्न आ जाता है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण, अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी जो नाम है वो समृद्धि का सूचक नाम है, और समृद्धि उसकी भाग्य रेखा से कोसों दूर थी। भक्ति एक समझदार व बुद्धिमान नारी थी, इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी, ताकि वह हंसी का पात्र ना बन सके। सीधी बात यह है कि जो उसका नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी उसके पास थी नहीं। ठीक है, जब अपन लोगों ने पाठ पढ़ा है तो बड़ी समस्याएं इसको झेलनी पड़ी थी। क्लियर हो गया? तो लक्ष्मी उसके पास थी नहीं, और उसका नाम लक्ष्मी था, और लोगों को अगर ये पता चलता तो लोग उसका क्या करते, हंसी उड़ाते, अर्थात वो हंसी का पात्र लोगों के सामने नहीं बनना चाहती थी, जिस कारण से वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। तो ये रहे 10 के 10 प्रश्न। हमारे यहाँ पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है, तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अन्य किसी भी विषय के अगर आपको वीडियो प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आज इस वाली सीरीज़ में हम एक आपको होमवर्क देंगे, और वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो जिन जिन बच्चों ने पूरा भक्तिन वाला पाठ पढ़ा होगा तो उनको ये बात पता होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे।